हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बीएससी एग्री के 5th सेमेस्टर का पेपर, जो कि 2024 का है। जो पहला पेपर हम लोग का आता है, नहीं, सेकंड पेपर है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट खरीफ क्रॉप। इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का पेपर होता है। 3 खंडों में बंटा होता है, इतना तो आप लोगों को सब पता ही है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो अब इसको देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे खंड ए की अगर हम लोग बात करें तो खंड ए में पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों दिया है वैरायटी। वैरायटी क्या होती है? हम लोग तो क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्रॉप की वैरायटी भी जानते होंगे, लेकिन वैरायटी की डिफिनेशन यहाँ लिखने के दे दिया है। तो वैरायटी क्या होती है, वैरायटी के बारे में हम लिख, तो हम कह सकते हैं एक ही क्रॉप के अलग अलग किस्म को ही वैरायटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही क्रॉप का अलग अलग किस्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैरायटी कहते हैं। जैसे हम लोग चावल के ही देख लेते हैं। चावल के कई वैरायटी होती हैं। बासमती हो गया, ब्लैक राइस हो गया, वाइट राइस हो गया। तो ये सब क्या है, उसकी वैरायटी हो गई। इसको हम लोग कहते हैं वैरायटी। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? तो हम लोग जीन पूल की बात करें, किसी विशेष प्रजाति के आबादी या जीन में या आनुवांशिक जानकारी का पूरा सेट है। इसमें एक जीव के सभी एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जीन पूल। उसके बाद हम लोग देखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, मतलब पृथक्करण दूरी क्या होनी चाहिए। तो एक ही प्रजाति के दो या दो से अधिक किस्मों के बीच में आवश्यक न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है, जो बीज के शुद्ध रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। आइसोलेशन डिस्टेंस हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि उसके जो शुद्ध होती है, बीज जो शुद्ध होते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी, उसमें गुणवत्ता बनी रहे। और इसकी हम लोग अब राइस के आधार पर बात किया जाए, मतलब चावल की दूरी मुख्यतः कितनी होनी चाहिए, तो 3 m होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होती है? मतलब सुनहरा चावल जिसे हम लोग कहते हैं। तो सुनहरा चावल के हम लोग इसके साइंटिफिक नेम के हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, तो इसका नाम होता है ओराइजा सटाइवा। चावल एक किस्म है, क्या है? एक वैरायटी है, जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जो खाने वाले चावल में होते हैं। और इसमें प्रोटीन, प्रो विटामिन पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, A1, जो कि इसका प्रचुर स्रोत मात्रा में पाया जाता है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी में पाया जाता है विटामिन ए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन की हम लोग बात करते हैं तो कपास की आनुवांशिक संशोधित कपास है। यह एक मानसेटो नाम कंपनी द्वारा उत्पादित है। क्या है? मानसेटो नाम कंपनी द्वारा उत्पादित किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जिसमें कि आप लोग जानते ही हैं कि 5 क्वेश्चन होता है, 6 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन करना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर की होती है। इसमें दिया है डिफाइन जर्मप्लाज्म, डिस्क्राइब द वेरियस वे जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन। तो सबसे पहली बात होता है जर्मप्लाज्म होता है क्या है। जर्मप्लाज्म की हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो जर्मप्लाज्म ओनली लिविंग प्लांट ए न्यू प्लांट ऑफ जर्मप्लाज्म, द सेम प्लांट इज हेरिडिटी प्लांट जर्मप्लाज्म, मतलब ये ऑल लिविंग थिंग में होते हैं। तो हम लोग जर्मप्लाज्म के बारे में जान गए, जर्मप्लाज्म क्या होता है। उसके बाद करते हैं जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन की बात हम लोग करते हैं। तो
कंजर्वेशन की बात करते हैं तो जर्म प्लास्ट का कंजर्वेशन मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, इन सीटू और इक सीटू। इन सीटू के मतलब जो यहीं के मतलब जो जहाँ का है वहीं उपयोग किया जाता है, और इक सीटू का मतलब बाहरी देशों से। तो हम लोग देखते हैं इन सीटू क्या होता है, प्राकृतिक क्षेत्रों या खेतों में जर्मप्लाज्म को संरक्षित किया जाता है, जो पौधे के जीनों में जर्मप्लाज्म में बदलाव या प्राकृतिक तरीके से होता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इक सीटू। इक सीटू में तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से जीनों में बदलाव किया जाता है और उसे एनपीजीआर में रखा जाता है, जिसे हम लोग जीन बैंक, फील्ड बैंक, सीड बैंक कहते हैं। वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, मतलब इस तरह हम लोग बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग अब देखते हैं फसलों के जंगली संबंधियों से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू नो बाई विल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। तो हम लोग बात करते हैं एक फसल के जंगली रिश्तेदार, मतलब कि वाइल्ड रिलेटिव, जंगली रिश्तेदार जिसे हम लोग कहते हैं एक जंगली पौधा जो एक पालतू पौधे की निकटता से संबंधित है। जैसे हम लोग वीट की बात करते हैं तो एलजियस और ट्रिटिकम, राइस की बात करें तो ओराइजा, रूफिनोजोन, ओराइजा निवारा, मेज की बात करें तो जिया, डिप्लोसिस, जिया मेज स्पीसीज, ये सब उसके स्पीसीज हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं जंगली। और उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या है, व्हाट राइट डाउन द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली एंड वेजिटेबल क्रॉप। तो हम लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, और मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन कौन से, पहले सबसे बड़ी चीज़ कौन से वेजिटेबल आते हैं, जिससे सबसे पहले आता है कुकुम्बर, पंपकीन हो गया, स्नैपगार्ड हो गया, स्पंजी ग्रॉड हो गया, खीरा, कट्टू, चिचड़ा, तोरी, स्पंज, लौकी हो गया। तो हम लोग इसके बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि हायर यील्ड मिलना चाहिए, अर्ली मैच्योर होना चाहिए, लॉगिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए, डिजीज एंड प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ग्रेन की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, सीड डोरमेंसी अच्छा होना चाहिए, और इसका शेप और साइज अच्छा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप लोग अच्छे से लिखिएगा, मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए शॉर्ट में बताते चले जा रहा हूँ। डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटी इन मेज। तो हम लोग मेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सन 1919 में हेंस और गार्बर द्वारा प्रस्तावित किया गया था 1919 में। ठीक है। सेलेक्टिव, ओपन पॉलिनेशन, एवेल्यूशन एंड सेलेक्शन, फार्मर सीड प्रोडक्शन, जर्मप्लास्ट कंजर्वेशन, ये सब इसमें आता है जो कि हम लोगों को देखना होता है। इसके और छठवां क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो जैसे है पेरेंट का सिलेक्शन करना चाहिए, इमल्युएशन करना चाहिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एनुअल ब्रीडिंग होना चाहिए, जेनेटिक रिसर्च होना चाहिए, बैगिंग होना चाहिए, पोलिनेशन होना चाहिए, टॉगिंग जिसे हम लोग कहते हैं, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सातवां क्वेश्चन जो हम लोगों का है, राइट डाउन द सेंटर ऑफ ओरिजिन कल्टिवेटेड क्रॉप। तो हम लोग कल्टिवेटेड क्रॉप में अगर हम लोग देखते हैं तो राइस आता है, मेज, सोरगम, पेयर मिलेट, पिजन पी,
ग्रीन ग्राम, ग्राउंड नट, कैस्टोर। तो इसका हम लोगों को सेंटर ऑफ ओरिजिन लिखना है। जैसे हम लोग राइस की अगर बात करें तो ओडिशा हो गया, या फिर साउथ ईस्ट एशिया हो गया। मेज की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल अमेरिका हो गया। सोरगम की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल अफ्रीका हो जाएगा। पेयर मिलेट की बात करते हैं वेस्ट अमेरिका हो जाएगा। पिजन पी की बात करें तो इंडिया हो जाएगा। और ग्रीन ग्राम की बात करें तो ये भी इंडिया हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ ओरिजिन लिखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन सी के बारे में। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग करीब 400 शब्दों में हम लोगों को लिखना होता है और अच्छे ढंग से लिखना होता है, ताकि हम लोगों को इसमें 2 ही क्वेश्चन करना होता है और हम लोग अच्छे से कर पाएँ। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, डिस्क्राइब द वेरियस मैकेनिज्म विच इंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। एक फूल के परागकोश जिसे हम लोग कहते हैं, से परागण को उसी फूल के आनुवांशिक रूप से समान फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसके 2 टाइप होते हैं, आइटोगमी और जिटोगमी। आइटोगमी और जिटोगमी। तो हम लोग पहले देखते हैं आइटोगमी क्या होता है और जिटोगमी क्या होता है। आइटोगमी की हम लोग बात करते हैं तो परागण को परागकोश के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है। और दूसरे की बात करें तो पराग एक फूल के परागकोश के उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग अच्छे ढंग से लिखिएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन बताते चले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन में देखते हैं, डिफाइन हाइब्रिड सीड, एक्सप्लेन 3 लाइन मेथड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन राइस। तो हम लोग पहला देखते हैं क्या है हाइब्रिड सीड क्या होता है। हाइब्रिड सीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइब्रिड सीड एक ही पौधे के दो अलग अलग किस्म के संकरण को उत्पन्न बीज होते हैं। परिणामी पौधे को संकर पौधे कहा जाता है। जैसे एक ही सीड होते हैं जो कि एक ही क्रॉप के होते हैं, जो वैरायटी होती है उसके 2 अलग अलग वैरायटी के जीनों को आपस में मिलाया जाता है, जिससे हम लोग हाइब्रिड सीड तैयार करते हैं। तो इसमें आता है 3 लाइन सिलेक्शन के बारे में हम लोगों को क्या करना है, मेथड के बारे में लिखना है। तो पहला आता है ए लाइन, दूसरा आता है बी लाइन और तीसरा आता है आर लाइन। ए लाइन की बात हम लोग करते हैं तो इस वंश के आनुवांशिक रूप से संशोधित करके नर बाज बनाया गया, और जिसका अर्थ यह जीव नक्षत्र पराग का उत्पादन नहीं कर सकता है, जिससे यह संकर क्रॉस में मादा जनन बन जाता है। इसमें यही कराया जाता है। और बी की हम लोग बात करते हैं, जिसे हम लोग बी लाइन कहते हैं। यह वंशक्रम आनुवांशिक रूप से ए वंश के समान लौकिक उपजायु है, जिसका उपयोग नियमित संकरण के माध्यम से ए वंशक्रम में नर बाजपन गुण को बनाए रखने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर लाइन सिलेक्शन क्या होता है या फिर मेथड क्या होता है। इस वंश में ऐसे जीन होते हैं जो संक्रमक या फिर हम लोग कहें हाइब्रिड करने के ए वंश में उर्वरता बहाल कर देते हैं, जिससे वांछित विशेषताओं वाले संकर बीज का उत्पादन संभव हो सकता है। नोबल गन्ना के उद्भव जंगली प्रजाति के महत्व की विश्लेषण, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव इन एवोल्यूशन ऑफ नोबल केन। इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यही हम लोगों का क्वेश्चन पेपर है और यहीं से हम लोगों को क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता रहता है। ये जो था इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, अगर आप इसको एक बार हल करके जाते हैं तो आप अच्छा कर जाएंगे और
हर साल का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम आप 1 से 2 साल ओल्ड पेपर अगर आप लोग हल कर देते हैं तो आप लोगों का स्कोर अच्छा बन जाएगा। तो इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, PDF हो, चाहे नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, वहाँ आप लोगों को मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे अपनी जो भी डाउट होगी वहाँ से हम लोग क्लियर कर देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।